कोनिचिवा। भाई साहब यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी एनीमे के हिसाब से है, मतलब देख लो डिजाइन, क्या बात है भाई साहब। जापान आए हो और एनीमे के टाउन में ना आए हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। ये हम आ चुके हैं जापान के बेहतरीन से एनीमे टाउन में, जहाँ चारों तरफ एनीमे ही एनीमे के हिसाब से आपको दिखेगा सारी चीजें। मेड्स देती है जो कॉस्ट्यूम में परफॉर्मेंसेस देती है। प्यारा प्यारा पिकाचू दिख जाए तो और क्या ही चाहिए, है ना। कोनिचिवा गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं जापान। भाई एयरपोर्ट पे ये क्या सीन चल रहा है ये देख लो, सोल के इंचियोन एयरपोर्ट पे ये क्या सीन चल रहा है भाई, जोरदार है। ऐसे एयरपोर्ट पे मैंने पहली दफा देखा ऐसा कुछ परेड वरेड। ये बजाना रे, बजाते बजाते चल मजा आएगा। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए प्यारे से ट्रैवल एपिसोड में। क्योंकि हम जो है इस वक्त सोल के एयरपोर्ट पे है। पिछले कई सारे वीडियोस आपने कोरिया से रिलेटेड देखे ही है और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं कोरिया से जापान। जी हाँ, मतलब यूँ कह सकते हो कि आज से जापान की सीरीज शुरू हो रही है और ये है पहला एपिसोड इस जापान सीरीज का, जिसमें आज हम कोरिया से फ्लाई करके जापान जाएंगे। जापान का वीजा के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा, साथ ही साथ जापान की ऑफकोर्स झलक दिखाऊंगा। टोक्यो में रुकने वाला हूँ आज, तो टोक्यो की झलक दिखाऊंगा, है ना। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। तो अब मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता देता हूँ कि जापान का वीजा हम इंडियंस को कैसे मिल सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूरिस्ट वीजा। एक तो होता है स्टिकर वीजा जो कि पासपोर्ट में छपके आता है, और दूसरा होता है ई वीजा। दोनों के डॉक्यूमेंट सारे ही लगभग सेम है, दोनों में आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं स्टिकर वीजा ही लगाता हूँ। कौन ई वीजा का झमेला पालेगा। झमेला इन द सेंस, ई वीजा में क्या रहता है ना कि जैसे ही आप टोक्यो या फिर जापान लैंड करते हो ना, तो आपको कोड दिया जाता है पहले ई वीजा में। तो वो इंटरनेट में जाके कोड डालने का, फिर जो स्क्रीन आएगी वो वहाँ के इमिग्रेशन वालों को दिखाने का। मैं बोला कि उधर वाईफाई कनेक्ट हो ना हो, इससे अच्छा चुपचाप स्टिकर वीजा ही लगाता हूँ ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि ई वीजा के सीन में आपको पासपोर्ट सबमिट नहीं करना पड़ता है तो फिर ई वीजा इज द बेस्ट। बट ई वीजा लो कि स्टिकर वीजा लो, आपको पासपोर्ट सबमिट तो दोनों केस में करना ही पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स दोनों में सेम ही है, जिसकी वजह से मैं तो स्टिकर वीजा ही रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कैसे अप्लाई करने का। तो मैंने मुंबई से वीएफएस से अप्लाई करा था। आप सिंपली वीएफएस की वेबसाइट में जाइए, अपनी सिटी नेम डालिए, ई वीजा और स्टिकर वीजा। तो स्टिकर वीजा सिलेक्ट करिए, तो उसका फॉर्म आएगा, वो डाउनलोड कर देना। बेसिकली वो फॉर्म होता है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने डाउनलोड कर दिया और फिर ब्लैक पेन से पूरा फिल करना। सिंपली सारी डिटेल्स, आपके पासपोर्ट के डिटेल्स, ट्रिप के डिटेल्स, वही सब रहेंगे। और साथ में ब्लैक पेन से ही साइन करना, अलग पेन यूज मत करना। बता दूं, इसकी कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती है वीएफएस को, सिंपली आप वॉक इन करके जा सकते हो। मतलब आज मैंने डाउनलोड किया और कल सुबह मैं चला गया वीएफएस में। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 2 साल की आईटीआर रिटर्न चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इसमें नहीं लगता है। जी हाँ, पिछले साल तक बैंक स्टेटमेंट वो लोग मांगते थे जापान वीजा वाले, लेकिन आज की तारीख में आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आईटीआर रिटर्न 2 साल की दे दोगे, वो लोग उससे ही खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ आप काम क्या करते हो तो उसकी डिटेल्स, जैसे कि सैलरी स्लिप वगैरह, है ना, या फिर बिजनेस है तो बिजनेस का लेटर हेड और वो सब डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने लास्ट 6 मंथ्स का एडसेंस का मेरा रेवेन्यू जितना हो रहा था वो मैंने प्रिंट आउट करके उनको दिया और वही डॉक्यूमेंट मैं सबको देता हूँ, फिर चाहे शेंजन वीजा लगाओ कि जो भी वीजा लगाओ। साथ ही साथ डमी टिकट या फिर ओरिजिनल टिकट, जो मर्जी आप बोल दो, होटल बुकिंग बोल दो, कवरिंग लेटर बोल दो, आइटनरी बोल दो, दैट्स इट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 10 से 12 दिन लगाते हैं, 10 से 12 वर्किंग डेज लगाता है, क्योंकि पहले तो 4 दिन में दे देता था, आज की तारीख में 8 दिन मेरे को भी लगा था। और टोटल कॉस्टिंग इसकी लगी थी 1350 रुपया। जी हाँ, 500 रुपया ये जापान वीजा का फीस और ऊपर से जो भी 700 रुपया वगैरह है वो सब वीएफएस का चार्जेस है। वैसे मुंबई सिटी में जल्दी मिल जाता है, दिक्कत होती नहीं है, 7-8 दिन में आ जाता है, लेकिन कुछ सिटीज़ में 15 दिन भी लगाता है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके अप्लाई करना जापान वीज़ा। तो ये मैंने सिंपली आपको बता दिया, वीएफएस से बहुत आसान है, आपको मिल जाएगा जापान का वीज़ा। अभी ठीक 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है जेजू एयरलाइंस की। ये मैं पहली दफ़ा फ्लाई करूँगा जेजू एयरलाइंस, जो कि कोरियन बजट एयरलाइन है और जिसका मेरे को कॉस्टिंग पड़ा था 5,500 रुपया, 5,500 रुपया यहाँ से टोक्यो, जो कि 2.5 घंटे का रास्ता है। और फिर मैंने बैगेज खरीदा था एक 15-20 किलो का, जो कि चेक इन में चला गया है, उसका 1200-1300 एक्स्ट्रा था। मोटा मोटी मैंने 6,800 रुपीज़ में ये टिकट पूरी परचेस की थी, इंक्लूडिंग लगेज। जापान लैंड होते ही प्यारे प्यारे पोकेमोन, प्यारा प्यारा पिकाचू दिख जाए तो और क्या ही चाहिए, है ना। कोनिचिवा गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं जापान, जो कि इंडिया से अगेन 3.5 घंटा आगे है। बता दूं कि इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया, लगेज भी कलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन में, लेकिन
बैगेज चेक होता है, क्योंकि जापान में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी खाने पीने की वैसी चीज़ें होती है ना, सीड्स जिससे उग सकता है प्लांट वगैरह, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में टफ है, उसी तरीके से इतना टफ नहीं है, लेकिन चेकिंग होती है, तो वो सब आप ला नहीं सकते खाने पीने की चीज़ें। वैसे अभी मैं नरिता एयरपोर्ट के बाहर निकला हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगा जो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगाएगी और मेरे को टोक्यो के सिटी सेंटर पहुँचाएगी। और मैं जो वीज़ा की बात कर रहा था ना, सिंगल एंट्री का जो स्टिकर वीज़ा, वो 15 दिन का रहता है, 3 महीने का वैलिड रहता है, लेकिन 15 दिन ही आप जापान मैक्सिमम स्टे कर सकते हो। कोरिया की तरह 90 डेज नहीं कर सकते हो, तो उस हिसाब से प्लान मत कर देना। ट्रेन स्टेशन BF1, बॉयफ्रेंड 1 नहीं जी, बेसमेंट 1। हाँ, निन्ग्योचो। हाँ, एक ही हूँ। हाँ, धन्यवाद, अरिगातो गोसाइमास। भाई साहब, मैंने $400 के करेंसी एक्सचेंज यहीं पे कर लिए। 56,000 से ऊपर ही आए थे, 56,000 वॉन, क्योंकि 143 का भाव चल रहा है। $1 इक्वल टू 143 जापानीज येन, लेकिन मेरे को 140 के आसपास में मिला। अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेना पड़ा। बता दूं कि 2-3 महीना पहले आता ना जापान, तो ससुरा 15% और मिलता, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में जापान करेंसी 15% स्ट्रांग हुई है $US के मुकाबले, जिसके कारण ये ट्रिप में जो भी मेरा खर्चा होगा ना, फ्रॉम फूड टू स्टे टू फलाना टू ढिमकाना, मतलब जो मर्जी खर्चा जापान में, 15% मेरा हायर प्राइस जाएगा। नाइन आवर्स निन्ग्योंचो, जी हाँ, यही वो हॉस्टल है जहाँ पे मैं 2 रात शुरू के बिताने वाला हूँ जापान ट्रिप के, और इनफैक्ट अंतिम के भी 2 रात बिताने वाला हूँ। इनफैक्ट कल रात को सोल से फ्लाइट पकड़ के इधर ही आया था, चेक इन करा, फिर सो गया था। एक रात तो हो चुकी है ऑलरेडी, आज मेरी अंतिम रात है यहाँ पे। फिर मैं कल बुलेट ट्रेन पकड़ के अलग अलग शहर, गांव, खेड़े एक्सप्लोर करना शुरू कर दूंगा। एनीवेज, इस हॉस्टल की बात करूँ ना, तो मैंने शुरुआती 2 दिन के आज और जो कल बीत चुकी थी रात, उसके मैंने भरे $90, ठीक है, और जो अंतिम के 2 रात रुक रहा हूँ ना इस ट्रिप के, उसके मैंने भरे 45 के $48। आप समझ रहे हो कि भाई साहब इतना रेट डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल। अजी वीकेंड का चक्कर है बाबू भैया, मतलब टोक्यो में ना वीकेंड में हॉस्टल या होटल के रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, जिसके कारण जब भी अगर आप जापान ट्रिप प्लान करो ना, और अगर आप नाइट लाइफ लवर नहीं हो, तो ये चीज़ कर सकते हो कि भाई टोक्यो को वीकेंड में स्टे ना करे। तो एनीवेज, आप कह सकते हो कि आज हमारा ऑफिशियली पहला दिन है इस जापान ट्रिप का, और बस अभी हॉस्टल से तैयार होकर निकल चुके हैं टोक्यो रेलवे स्टेशन जाने के लिए। अजी ट्रेन पकड़ने नहीं जी, वो तो हम कल पकड़ेंगे ना, लेकिन आज हमारा JR पास एक्टिवेट कर देते हैं। मैंने सोचा कि कल टाइम मिले ना मिले, है ना, सामान वामान हो हाथ में, इससे अच्छा आज ही निपटा देते हैं। JR पास एक्टिवेट करके सारे ही दिन की टिकट्स ले लेंगे। अब JR पास होता क्या, तो जापान रेलवे पास, जो कि मैंने 7 दिन की खरीदी है, जिसमें मैं 7 दिन अनलिमिटेड बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करके इधर से उधर जा सकता हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। पहले टोक्यो रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, हॉस्टल से नज़दीक पड़ता है निन्ग्योंचो, इनफैक्ट 2 मिनट बाय वॉक है। बस अभी मेट्रो पकड़ते हैं, सीधा पहुँच जाते हैं टोक्यो रेलवे स्टेशन। वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा JR पास के बारे में। मशीन्स इतनी पुरानी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि काम चल जाता है जी अपना। तो भाई साहब 180 येन लगा है। अब 180 येन इंडियन करेंसी में हो जाता है तकरीबन 100 रुपया जी, क्योंकि 1 येन इज इक्वल टू 0.58 पैसा। तो भाई साहब ये रही वो JR पास जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये रहा टोक्यो का रेलवे स्टेशन, जो कि इतना नहीं है, मतलब बहुत बड़ा है। मैं भी मेट्रो स्टेशन उतर के 15 मिनट से चले जा रहा हूँ, मतलब हलवा नहीं है, सच कह रहा हूँ। तो JR पास एक्टिवेट कराना है ना, तो ये ध्यान रखना, मरुनोची नॉर्थ गेट, ठीक है, ये जो नॉर्थ गेट है मरुनोची का, वहीं पे है JR ईस्ट ट्रैवल सर्विस, जहाँ पे JR पास एक्टिवेट होती है, जिसके अंदर हम जा रहे हैं। माय गॉड, ये छोटी लाइन है लेकिन बड़ी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है हर एक को। These 2 trains are not allowed in JR Pass, right? Because this is fastest train. So दोस्तों, मेरी जो JR पास थी ना, उसको मैंने इससे कन्वर्ट करा दिया है बारकोड से, जिससे मैं ट्रैवल करूँगा सारे ही दिन। बता दूँ, ये मरुनोची, याद रखना आप, नॉर्थ गेट, जहाँ पे आप JR पास कन्वर्ट करा सकते हो, एक्टिवेट करा सकते हो। कल से मेरी एक्टिवेशन चालू है, और 7 दिन अगले मैं ट्रैवल कर सकता हूँ जो मर्जी, जिधर मर्जी, शिनकानसेन लेकर, इनकी बुलेट ट्रेन लेकर। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूँ, कल से लेके जो आने वाले 7 दिन है ना, सारों की ही टिकट अभी मैं बुक कर लेता हूँ, ताकि के रोजाना मेरे को ट्रैवल करने के टाइम कोई टिकट अलग से लेनी ना पड़े, किसी में सीट मिले ना मिले, वो सब पंगे ही ना हो। सारी सीट्स अभी रिजर्व कर लेता हूँ, सारी टिकट्स अभी ले लेता हूँ अपनी आइटनरी के हिसाब से। तो ठीक वो ऑफिस के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल जाएगा वो टिकट ऑफिस, जहाँ पे मशीनें हैं, और जहाँ पे
पे आप इसके जरिए सारे ही टिकट्स ले सकते हो। भाई साहब जापान में अगर एक हफ्ते से बड़ी ट्रिप है और 6-7 दिन आपको ट्रैवल करना है ना, तो ये रामबाण इलाज है, मजाक नहीं कर रहा। हालांकि आपको एक दिन पहले, ट्रैवल के एक दिन पहले ना थोड़ा माथाफोड़ी करनी पड़ेगी और सारी टिकट से आपको निकालनी पड़ेगी ताकि के ट्रिप के दौरान आपको दिक्कत ना हो। जो मैंने अभी ऊपर ऑफिस में इसको कन्वर्ट किया ना JR पास से, ठीक है, यही बारकोड, यही सबसे मेन है। इसी से मेरे को रोजाना एंट्री और एग्जिट मिलेगी रेलवे स्टेशन पे। पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है आपका, उसके बाद अपनी पूरी आइटनरी डालनी पड़ती है, आई मीन कौन से दिन पे कहाँ जाना है। बस ये देख लो, सारे ही मेरे पास टिकटें आ गई जो मेरे को ट्रैवल करनी है। तो लो जी भाई, अपने सारे दिनों का काम हो गया है। वैसे ये 5 टिकट ही नहीं है, और भी टिकटें होती है, आई मीन जो अंदर गांव खेड़े मेरे को ट्रैवल करना है ना, एक गांव से दूसरा गांव, उसमें टिकटों की जरूरत नहीं है, वो लोकल ट्रेन रहती है, उसमें सीट रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रहती है। बस वो बारकोड वाला जो मेन है ना, उसी को स्कैन करके मैं रेलवे स्टेशन में एंट्री और एग्जिट कर सकता हूँ। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ 5 ही बार मैं ट्रैवल करूँगा, अंदर बहुत बार ट्रैवल करूँगा। एनीवेज, अभी आपको ये तो पता है कि JR पास से इधर एक्टिवेशन कराने का, फिर नीचे सारे ही दिनों का टिकट ले लेने का है ना। आपके मन में अभी सवाल रहेगा कि वो JR पास लेने का कैसा और कितने का है ना, तो अभी मैं आपको उसी की जानकारी दे रहा हूँ। जो मेरा JR पास था ना, जो आपने देखा था इनिशियली, वो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, जिसकी मैं आपको लिंक पिन कमेंट में दे देता हूँ, जिसका मेरे को लगा था 27 से 28 हज़ार रुपया 7 दिन का। जी हाँ, मतलब जापान में रेलवेज काफ़ी एक्सपेंसिव है, शिनकानसेन काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये ऑर्डिनरी टिकट की बात कर रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आया था, मैंने फर्स्ट क्लास की पास खरीदी थी 30 हज़ार के आसपास। आज की तारीख में वही हो गई है 36 हज़ार 37 हज़ार। मैंने सोचा कि 28 हज़ार वाला इस बार ऑर्डिनरी पास ही खरीदता हूँ, क्या ही दिक्कत है। और ये टोक्यो स्टेशन के बाहर का माहौल देख लो, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या एकदम शानदार लग रहा है ना। वैसे शानदार से याद आया कि शानदार वाली इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एनीवेज, इन्फॉर्मेशन को और कंटिन्यू आगे करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन कार यानी कि फर्स्ट क्लास का 36-37 हज़ार रुपया है 7 दिन का, और ऑर्डिनरी का 28 हज़ार रुपया है। आप सिंपली उस लिंक पे जाना और अपने डेट्स के हिसाब से JR पास खरीद लेना। 90 डेज का वैलिडिटी रहता है, और अंदर अपना एड्रेस डाल देना। नो मैटर आप इंडिया में या फिर दुनिया में किधर भी हो, आपको फेडेक्स से विदिन 1 वीक वो JR पास आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। बस वो JR पास ही लेकर आना है आपको। ध्यान रहे कि आपका एड्रेस अच्छे से डालना, पासपोर्ट डिटेल्स अच्छे से डालना, क्योंकि वो JR पास में आपकी पासपोर्ट डिटेल्स भी प्रिंटेड होती है। एनीवेज, तो फिर वो JR पास आपके हाथ में आ जाती है, फिर आप इधर आ जाने का और मेरे जैसा सारी चीजें कर देने का, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो और आगे फिर जापान रेलवेज यूज करने में 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथ में सारी ही टिकट्स आ गई है जो आपने प्लान करी थी, है ना। और अगर मैं यही JR पास नहीं लेता और सिंगल जर्नी की अलग अलग टिकट लेता ना यहाँ से, तो बिलीव मी मेरा 40 हज़ार रुपया लगता है। जी हाँ, मैंने कैलकुलेट करा है, 40 हज़ार रुपये के आसपास लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ 28 हज़ार रुपया। हाँ, अगर आपको सिर्फ 2 शहर ही करने हैं ना जापान में, जैसे कि टोक्यो और ओसाका, दैट्स इट, तो फिर JR पास में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अनलेस अगर आपको 4 से 5 बार ट्रैवल करने हैं, 5 दिन ट्रैवल करने हैं 7 दिन में से, तो ही ये वसूलेगा, वरना नहीं वसूलेगा। अभी आ रहा है कांदा, इसके बाद आएगा आलू, उसके बाद आएगा लहसुन। आलू लहसुन का तो नहीं पता, लेकिन जो स्टॉप पे हम उतरे हैं उसका नाम है ओकाचिमाची। ओकाचिमाची इलाके में 2-3 इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैं आया था। 3,500 येन की यानी कि 2,000 इंडियन रुपीज़ की मैंने थाली खाई है। एनीवेज, अब एक खास चीज़ बताता हूँ। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने अभी लंच करा है, और ये भाई आए जो कि है जापानीज़, लेकिन इनको ना जैनिज़्म के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। मतलब ये मेरे पास आए, बोले कि आर यू जैन, मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने मेरे को जैनिज़्म के बारे में काफ़ी सवाल पूछे। व्हाई यू वांटेड टू नो अबाउट जैनिज़्म? Because we have a ramen shop in Kyoto, and we have a various ramen. Our purpose is for everyone can eat ramen. That's so nice. So, I can see that your card it's vegan, but it doesn't even have mushrooms because we Jain people don't eat mushroom. Yes, I know. That's why we made a new ramen. इन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया, बोले ये आपके लिए। बेसिकली ये रामेन है जो कि नो मशरूम, नो ऑनियन, आई मीन जैन है, जैन के हिसाब से खा सकते हैं। और इनकी जो क्योतो में रेस्टोरेंट है वो है, का नाम है उनो युकिको। अच्छा, ये रेस्टोरेंट इधर है। तो कभी आप क्योतो जाते हो तो बीइंग अ जैन आप इधर भी खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी बंदे को इतना पैशनेट देखकर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। देखो भाइयों, ऐसे मत समझना कि मैं जैन हूँ और वो जैन की वो इतना वो क्यूरियोसिटी बता रहा था इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया, नहीं। वो अपने बिजनेस को लेके बहुत पैशनेट लगा, जिसके कारण मैंने सोचा कि इस बंदे को प्रमोट करना तो बनता है, क्योंकि उसने ठाना हुआ है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरा खाना खा सके
ऐसे टाइप के मेरे को खाने बनाने हैं मेरे रेस्टोरेंट में, जिसके कारण वो क्योतो से यहाँ आके मतलब हर जगह जा जाके लोगों से सामने से मिलता है, बात करता है, स्टडी करता है और फिर उस हिसाब से अपने मेनू को सेट कर रहा है। बहुत बड़ी बात लगी, बहुत सीखने वाली बात लगी। फाइनली ये हम आ चुके हैं जापान की जान और शान, आई मीन एनीमे टाउन में अकिहाबारा, जहाँ पे हर जगह मतलब राइट देखो कि लेफ्ट देखो कि पीछे देखो कि आगे देखो, एनीमे ही एनीमे के थीम पे हर चीज दिखेगी। मजाक नहीं कर रहा, मतलब वाह 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 क्या जानदार और शानदार जगह है, वो भी रात में तो और भी इंटरेस्टिंग लगती है, मजाक नहीं कर रहा। वैसे यहाँ पे एनिमे लवर्स के हिसाब से तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक लवर्स के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। आई मीन आईफोन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी गैजेट्स हो ना, यहाँ पे सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड आपको भरपूर मिल जाएगा। इनफैक्ट आईफोन 16 के प्राइसेस मैंने आपको बताए अभी, है ना। सेकंड हैंड के वॉचेस वगैरह उसके भी प्राइसेस बताए। हालांकि सेकंड हैंड यहाँ पे थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि 3 ग्रेड्स के हिसाब से होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड ज़्यादा महंगा होगा, सी ग्रेड ज़्यादा सस्ता होगा, बस वही बात है। साथ ही साथ आपको ऐसे मेड्स दिखेंगी रास्ते पे जो प्रमोट कर रही है अपने मेड कैफ़ेज़ को। बेसिकली मेड कैफ़ेज़ होता क्या है, तो पिछली बार जब मैं आया था मैंने मेड कैफ़े आप लोगों को दिखाया था। मेड्स रहती है जो कॉस्ट्यूम में परफॉर्मेंसेस देती है, तो ड्रिंक्स होता है या फिर नाश्ता वगैरह होता है, आप कर सकते हो। साथ ही साथ मेड के परफॉर्मेंसेस भी देख सकते हो। अकिहाबारा में बहुत सारे ऐसे मेड कैफे है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। भाई साहब यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी एनीमे के हिसाब से है, मतलब देख लो डिजाइन, क्या बात है। और तो और खुद एनीमे भी बन सकते हो थोपड़ा डाल के, हाँ, और वो भी गोदी में, मतलब कर सकते हो कुछ भी। Konnichiwa. Konnichiwa. What's your name? Haruka. Haruka. From Tokyo, Japan. No, Fukuoka. Fukuoka. And you? Ramu. Ramu. Ramu-chan. Ramu. You from Fukuoka as well? No, Kanagawa. Huh? Kanagawa. Kanagawa. No, Kanagawa. I know, I remember Kanagawa. What's your name? Huh? Name. Name Pratik. Pratik. India. हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हाँ, मैं भी ऐसे ही हंसा था जब अरिगातो सुना था। हाँ। बाय बाय। ऑल राइट मंडली, ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। जापान का पहला एपिसोड यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये पहले एपिसोड में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और प्यारी सी झलक दिख गई जापान की, टोक्यो की। यूं ही बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले जापान के वीडियोस आपको और इंटरेस्टिंग मिलेंगे और न्यू प्लेसेस आपको देखने मिलेगी जापान में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।